हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक छोटे छोटे हैं लेकिन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, जिससे आपको बीच में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है मधुमक्खी विशेष के बारे में। मधुमक्खी विशेष जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, वही टॉपिक मैंने लिए गए हैं यहाँ पे, और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए देखते हैं मधुमक्खी के बारे में क्या है। मधुमक्खी पालन का सही समय क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता रहता है। हर बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन का सही समय क्या है। तो मधुमक्खी पालन का जो सही समय है वो है अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मधुमक्खी पालन किया जाता है, और ये अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है ये मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय होता है। इसीलिए मधुमक्खी का पालन है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच किया जाता है। और देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट है लीची के फूल मधुमक्खियों को अधिक पसंद होते हैं। मधुमक्खी जो है वो लीची के फूलों को अत्यधिक पसंद करती हैं, इसीलिए लीची के फूलों पर जाकर बैठती हैं और ये मकरंद इकट्ठा करती हैं। देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है लीची के फूल फरवरी से मार्च के बीच आते हैं। जो लीची के फूल हैं उनके जो आने का सही समय है वो है फरवरी से मार्च। इसी टाइम पे लीची के फूल अत्यधिक रूप से खिलते हैं, और लीची के फूल मधुमक्खियों को अधिक पसंद होते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो मधुमक्खी है उनका पालन किया जाता है। और क्यों किया जाता है? तो ये अंडे देने का सही समय होता है, इसलिए मधुमक्खी पालन का जो समय है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच किया जाता है। ये तीनों ही पॉइंट हर बार पूछे जाते रहते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन का सही समय क्या है, तो उसमें ऑप्शन में आपको सबसे पहले दे देंगे फरवरी से मार्च। ये मधुमक्खी पालन का सही समय नहीं है, क्योंकि ये लीची के फूल का सही समय है, इसलिए इससे आपको कंफ्यूज कर देते हैं और आप एग्ज़ाम में इसको याद नहीं रख पाते और ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि मधुमक्खी पालन का सही समय अक्टूबर से दिसंबर है और लीची के फूल का सही समय फरवरी से मार्च है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है मधुमक्खी के जो छत्ते का विभाजन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, और इसकी जो डिटेल्स हैं वो देखते हैं क्या है। तो मधुमक्खी के जो छत्ते का विभाजन है वो एक रानी मधुमक्खी होती है, उसके द्वारा किया जाता है। इसका काम, जो रानी मधुमक्खी का काम होता है, इसका काम अंडे देना होता है। और रानी मधुमक्खी जो है वैसे तो आराम करती है, बस ये अंडे देती है और इसका कोई काम नहीं होता। देखते हैं नर मधुमक्खी के बारे में क्या है। तो नर मधुमक्खी, इसे ड्रोन मधुमक्खी भी कहा जाता है, जिसका मुख्य कार्य निषेचन करना होता है। ये जो नर मधुमक्खी होती है इसको ड्रोन मधुमक्खी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि ड्रोन मधुमक्खी जो है वो किसे कहा जाता है। तो रानी मधुमक्खी को नहीं, नर मधुमक्खी को ड्रोन मधुमक्खी कहा जाता है, और इसका काम निषेचन करना होता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट भी हर बार पूछे जाते रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। आया या मजदूर मधुमक्खी। आया या मजदूर मधुमक्खी का जो काम होता है उसके बारे में देखते हैं क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आया का मतलब ही होता है किसी का पालन पोषण करना या किसी का ध्यान रखना। तो आया मधुमक्खी का जो काम होता है वो होता है मकरंद इकट्ठा करना और बच्चों का पालन पोषण करना और छत्ते का निर्माण करना। इस तरह से आया या मजदूर मधुमक्खी होती है, उसका काम होता है मकरंद को इकट्ठा करना, बच्चों का पालन पोषण करना और छत्ते का निर्माण करना। इस तरह से मधुमक्खी का जो टॉपिक है हमारा यहीं पर फिनिश होता है।
और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 2 से 3 नंबर आपका इस टॉपिक से पूछा जाता रहता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मधुमक्खी के विशेष तथ्य हैं वो हैं, मधुमक्खी जो है मकरंद प्राप्त हो जाने पर क्या करती है, तो देखते हैं क्या है। मधुमक्खी मकरंद प्राप्त हो जाने पर मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खी को बुलाने के लिए नृत्य करती है। मधुमक्खी जब मकरंद इकट्ठा कर लेती है तो दूसरी मधुमक्खी को जो संकेत देने के लिए नृत्य करने लगती है। इस तरह से दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाता है कि पहली मधुमक्खी ने मकरंद इकट्ठा कर लिया है और वो उसके पास आ जाती है। और देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। मधुमक्खी के समान ही चींटी, दीमक और ततैया का समूह भी होता है। चींटी, दीमक और ततैया जो होती है उनका समूह भी मधुमक्खी के जैसा ही होता है और मधुमक्खी के अनुसार ही उनका भी काम बटा होता है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लॉथ। इसके बारे में भी हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता रहता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा कि स्लॉथ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता रहता है। देखते हैं स्लॉथ के बारे में क्या है। स्लॉथ देखने में भालू जैसा होता है। जी हाँ, ये देखने में भालू जैसा होता है, परंतु ये भालू नहीं होता है। आपने इसका फ़ोटो देखा होगा, तो जो स्लॉथ है वो भालू जैसा दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। और ये 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। ये ऐसा जानवर है जो उल्टा लटक कर सोता है, वो भी 17 घंटे लगातार सोता ही रहता है। ये बहुत आलसी जानवर कहा जाता है, इसीलिए ये जो है उल्टा लटक कर सोता रहता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। देखिए, ये जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है, उसी पर लटक कर सोता है और 17 घंटे तक सोता ही रहता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सप्ताह में एक बार पेड़ से नीचे उतरता है। ये सप्ताह में एक बार पेड़ से नीचे उतरता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही आलसी प्राणी होता है, ये इसीलिए सप्ताह में सिर्फ एक ही बार पेड़ से नीचे उतरता है। और जब ये 40 वर्षों तक जीवित रहता है तब तक ये 8 पेड़ों पर ही निवास कर पाता है। क्योंकि ये इतना आलसी होता है तो ये पेड़ से निकलता ही नहीं है, एक बार ही हफ्ते में आता है। इस तरह से ये 40 वर्षों तक जीवित रहता है। 40 वर्षों तक जीवित रहते रहते ये 8 पेड़ों पर ही निवास कर पाता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाघ। बाघ के बारे में सारी डिटेल्स हम यहाँ जानेंगे। और अगर तब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिए, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं हमारे बाघ के बारे में पॉइंट क्या हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख लेता है। मैंने आपको एक जो प्रैक्टिस सेट था उसमें बताया था, बाघ जो हैं और शेर है ये हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। और चील, गिद्ध और बाज ये हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। और इसकी एक ट्रिक भी मैंने बताई थी, वो ट्रिक बताई थी, जिसकी 2 टांगें हैं वो हमसे 4 गुना तेज़ और जिसकी 4 टांगें हैं वो हमसे 6 गुना तेज़ देख सकते हैं। तो आप इस ट्रिक से आपको याद रखिएगा, क्योंकि आप इस ट्रिक से भूलेंगे नहीं। और ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखेगी कि 6 गुना कौन देख सकता है और 4 गुना कौन देख सकता है। तो ये जो पॉइंट है ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ अपनी मूँछों से हवा में कंपन को भांप लेता है तथा अपने शिकार का पता लगा लेता है। बाघ इतना समझदार होता है, ये हवा में जो कंपन होती है भांप लेता है कि इसके शिकार की वजह से हो रही है या हवा के चलने की वजह से हो रही है। थर्ड पॉइंट है, बाघ अपने इलाके में
मूत्र करके गंध छोड़ता है, जिससे यह अपने इलाके की पहचान कर लेता है। बाघ के समान ही कुत्ता बिल्ली होती है, वो भी अपने जो इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ते हैं, जिससे वह अपने इलाके की पहचान कर सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ है जो वो मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, और ये इसे पता चलता है कि इसका शिकार आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी आवाज़ निकलता है, और अगर इसे लगता है कि हवा के अकॉर्डिंग जो है कंपन हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आवाज़ निकलता रहता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ये पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बाघ का गुर्राना जो है या बाघ का दहाड़ना जो है वो कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है। तो ये कुल 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ये बहुत ही तेज़ दहाड़ता है, जिसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, अर्थात 3 किलोमीटर तक बाघ का गुर्राना सुना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों से हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भांप लेता है। अभी मैंने आपको बताया कि बाघ जो है वो पत्तियों के हिलने से पता कर लेता है कि ये शिकार आ रहा है या ये सिर्फ हवा से हिली हुई हैं। तो बाघ के बारे में ये पॉइंट रहे आपके, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, और ये पॉइंट एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते रहते हैं, तो आप इनको एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है, रेगिस्तानी ऊँट के बारे में पढ़ते हैं। ये भी रेगिस्तानी ऊँट जो है हर बार पूछा जाता रहता है। देखते हैं इसके बारे में जो पॉइंट हैं वो क्या हैं। रेगिस्तानी ऊँट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है रेगिस्तानी ऊँट वो कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन में दे दिया जाता है इंडोनेशिया, मिज़ोरम, ऑस्ट्रेलिया या राजस्थान। तो रेगिस्तानी पढ़कर हम लोग राजस्थान सही कर देते हैं, जबकि रेगिस्तानी ऊँट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ना कि राजस्थान में। तो आप याद रखिएगा कि रेगिस्तानी ऊँट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ना कि राजस्थान में। और बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी लंबाई कमरे के बराबर तथा जड़ें गहराई तक होती हैं। ये पेड़ इतना मजबूत होता है कि इसकी लंबाई जो है वो कमरे के बराबर होती है तथा इसकी जड़ें कई गहराई तक जाती हैं। और इसके पेड़ की जो तने होते हैं इनमें पानी भरा रहता है। ये भी कई बार पॉइंट पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कि ये तीनों पॉइंट जो हैं याद रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपसे पूछे जाते रहते हैं कि रेगिस्तानी ऊँट जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी लंबाई जो है वो कमरे के बराबर होती है, तो और जड़ें गहराई तक होती हैं तथा इसकी तनों में पानी भरा रहता है। तो आपको ये याद रखना है कि खेजड़ी के वृक्ष के बारे में क्या है डिटेल्स और रेगिस्तानी ऊँट के बारे में क्या है। रेगिस्तानी ऊँट और खेजड़ी के बारे में आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो आप अगर रेगिस्तानी ऊँट के बारे में पढ़ लिए हैं तो आप गलत नहीं करेंगे। और खेजड़ी के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी पुरानी वीडियो डली है उस पर जाके देख लीजिएगा क्या है। देखते हैं इसकी जड़ों के जो कार्य है वो क्या है। रेगिस्तानी ऊँट की जो जड़ें हैं इनके कार्य क्या हैं। इनकी जड़ों का जो मुख्य कार्य है वो पौधों को सहारा देना तथा भूमि से खनिज पदार्थ एवं जल का अवशोषण करना है। इनकी जड़ें जो हैं वो पौधे को सहारा देती हैं और भूमि से पदार्थ और खनिज पदार्थ तथा जल का अवशोषण करती हैं।
तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि रेगिस्तानी ओक के बारे में क्या डिटेल्स है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा झूम खेती। ये भी झूम खेती जो है इसके बारे में भी हर बार पूछा जाता रहता है। ये वही टॉपिक मैंने लिए हैं जो टॉपिक हर बार पूछे जाते हैं। इस तरह से आपकी इस वीडियो से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को सही से पढ़ते हैं तो आप ये क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। देखते हैं झूम खेती के बारे में क्या डिटेल्स है। झूम खेती भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में विशेषकर मिजोरम में की जाती है। पूछा जाता है कि झूम खेती जो है वो किस राज्य में की जाती है या भारत के कौन से राज्यों में की जाती है। तो याद रखिएगा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ख़ास तौर पर मिजोरम में झूम खेती की जाती है। अगर मिजोरम ऑप्शन में नहीं है, मेघालय है, तो आप मेघालय भी सही कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बांस या जंगल या खरपतवार को गिराकर जला दिया जाता है। पूछा जाता है इसमें जो बांस और जंगल होते हैं उसको काटकर जो है वो जला दिया जाता है या गिराकर जला दिया जाता है। तो याद रखिएगा उनको गिराकर जला दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी को खोदकर बीज डाल दिए जाते हैं। और सेकंड पॉइंट है एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज या फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक ही जो खेत होता है उसमें अलग अलग तरह के बीज या फसलों का उत्पादन किया जाता है। झूम खेती जो है उसे स्थानांतरित खेती भी बोला जाता है। ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा झूम खेती है उसे ही स्थानांतरित खेती बोला जाता है और इसमें अलग अलग तरह के बीज या फसलों का उत्पादन किया जाता है और मिट्टी को खोदकर बीज डाल दिए जाते हैं और बांस या खरपतवार जो होती है उसे गिराकर जला दिया जाता है। और ख़ास तौर पे ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में तथा मिजोरम में की जाती है। तो इस तरह से आप झूम खेती को याद रखिएगा। और इस तरह से ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो और मिलती रहेंगी आपको। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट की जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार ज़रूर देखें क्योंकि वो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अगर बीपीएससी के एग्ज़ाम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी की भी जो प्लेलिस्ट बनी है वो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा क्योंकि बिहार स्पेशल की मैंने 2 वीडियो दी हैं उसमें आपको बिहार स्पेशल पूरा समाप्त कर दिया गया है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।